ने इंडो ग्रीक, शक और पार्थियाई आक्रमण के बारे में पढ़ा। कुषाण की चर्चा रह गई थी। कुषाण वंश के बारे में, कुषाण जो थे वो इन्हें योची या टोचेरियन इस नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल परीक्षा में आ चुका है। यूची टोचेरियन का संबंध है तो याद रखिएगा, कुषाणों का संबंध है। यूची एक कबीला था। ये कबीला 5 भागों में, 5 सेक्ट में, 5 संप्रदाय में विभक्त था। इसी 5 सेक्ट में से एक जो है कुषाण था। अब प्रश्न उठता है कि कुषाण आए कहां से? तो चीन के पड़ोस में जो हमारा उत्तर मध्य एशिया है वहां से बताया जाता है कि वहां एक हरा भरा हरित प्रदेश था। वहां से जो है वो रहने वाले वहां के घुमंतू थे, खाना बदोश थे, वहां से वो चले, उधर से ही आए। और वहां से आने के बाद उन्होंने सबसे पहले आकर के बैक्टीरिया की चर्चा की। उत्तरी अफगानिस्तान समझिए, वहां से इन्होंने शकों को खदेड़ना शुरू किया। देखिए ये इतिहास का क्रम है। शकों को जो है इन्होंने मार करके बैक्टीरिया से हटाया और बैक्टीरिया से आगे बढ़ते काबुल घाटी आए। काबुल घाटी से आने के बाद हिंदुकुश पर्वत से आकर के फिर गांधार क्षेत्र आकर के पूरा कब्जा कर लिया और अपना साम्राज्य अच्छा खासा विस्तार कर लिया। अच्छा, इस कुषाण वंश को हम जो है देखते हैं कि कुछ लोग इसे जो है मध्य एशिया का साम्राज्य भी कहते हैं। मध्य एशिया का साम्राज्य यानी एम्पायर ऑफ सेंट्रल एशिया। अगर कभी ये प्रश्नगत हो, कभी प्रश्न हो कि किसको जो है मध्य एशिया का साम्राज्य कहते हैं, कुषाणों को, शकों को, तो याद रखिएगा ये कुषाण है। ऐसा कहते क्यों है? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसका विस्तार अगर नदी वाइज देखेंगे आप, रिवर वाइज, नदी ऑक्सस से लेके गंगा तक, बताइए ये ऑक्सस कोई और नहीं है, आमू दरिया है, यानी आमू दरिया से लेके गंगा तक। और उधर हमारा जो पुराना यूएसएसआर है उसके दक्षिणी हिस्से के कुछ भाग, ईरान, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत, ये इतने बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था। और इतने बड़े क्षेत्र पे इतने बड़े देश को समाहित करने का मतलब था कि वहां के जो लोग रहने वाले थे वहां से इनका बड़ा अच्छा एक सांस्कृतिक संबंध बना। अच्छा, इनके यहां जो है हम भारतीयों की तरीके से कोई लिपि, बोलचाल की भाषा तो रही होगी, लिखित भाषा या एक संगठित धर्म नहीं था। इसीलिए भारतीय संस्कृति के इन तत्वों को इन लोगों ने आत्मसात किया। और अच्छा, ऐसा नहीं था कि संस्कृत के इस आदान प्रदान में आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिर्फ लिया ही लिया, दिया नहीं कुछ। आपको मालूम होगा कि शक और कुषाण जो है बड़े अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, उत्कृष्ट घुड़सवार हुआ करते थे। और यह भी बड़ी रोचक बात है, ध्यान रखिएगा कि शकों और कुषाणों के प्रभाव से ही भारत में जो है आज जो आप देखते हैं ना, पतलून, अंगरखा, जिसे कुर्ती भी कहते हैं, और लंबी भारी कोट और पगड़ी, यानी शकों और कुषाणों के द्वारा ही जो है पगड़ी का, पतलून का, अंगरखा का, जिसे कुर्ती कहते हैं, लंबी कोट का प्रयोग प्रारंभ किया गया। और यही आप देखते होंगे कि आज अफगानी लोग, ऐसे पगड़ी कोई लगा सकता है, लेकिन विशेष करके ये लोग जो है सर पे पगड़ी लगाते हैं। ये पगड़ी जो है लगाना सबसे पहले, पतलून, ये अंगरखा कुर्ती भी देखें आम है। ये लंबी भारी कोट जो थी, इसी का सुधरा हुआ रूप आज जो है कुर्ता है। लंबा कुर्ता जो आप देखते हैं, इसी लंबी भारी कोट का सुधरा हुआ रूप है। तो ये जो है, ये सारे तत्व जो है ये शकों और कुषाणों के द्वारा ही आए। यही नहीं, आप देखेंगे कि
अगर आप अच्छे घुड़सवार ऐसे नहीं थे। घोड़े में अगर आप देखेंगे तो लगाम, घोड़े की लगाम, और क्या कहते हैं उसको, काठी, लगाम, काठी, और शायद रस्सी की बनी रकाब भी। अगर आप कल्पना कीजिए कि आप घुड़सवारी कर रहे हो और लगाम ना हो, काठी ना हो, रकाब ना हो, और हेलमेट, टोपी, जूता, ये सारी चीजें मध्य एशिया से संपर्क के बाद ही आई। यही जो है सांस्कृतिक परिणाम होता है जब दो तरह की सभ्यताएं, दो तरह के रहने वाले लोग मिलते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। ये कभी एक इस तरह की बात होती है, किसको मध्य एशिया का साम्राज्य कहते थे, क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे इसका विस्तार ऑक्सस सामू दरिया से लेकर के गंगा नदी तक था। और अगर आप देखेंगे तो हाँ, उधर खुरासन से लेकर के, एशिया के खुरासन से लेकर के आप क्या कहेंगे, एशिया के खुरासन से लेकर के वो बिहार पाटलिपुत्र तक था। और इसमें कौन से देश समाहित थे, तो यूएसएसआर का दक्षिणी हिस्सा, पुराना यूएसएसआर का, उसके बाद पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, इतना बड़ा क्षेत्र था। इस बड़े क्षेत्र में बताया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की संक्षेप में चर्चा कर ली। चर्चा ये बताया कि शकों और कुषाणों के प्रभाव से ही ये पगड़ी, पतलून, अंगरखा, जिसे कुर्ती कहते हैं, लंबारी कोट, जिसका सिगड़ा हुआ रूप आज कुर्ता है, पगड़ी आज भी देखते हैं लोग लगाते हैं। आप कल्पना करिए कि आप घोड़ा चला रहे हो, आपके हाथ में जो है लगाम ना हो, कैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है मध्य एशिया से संपर्क के बाद आई। और आगे चल के ये जूता, कल्पना कीजिए कि सैनिकों का जीवन कितना कठिन रहा होगा। युद्ध के मैदान में आप कल्पना करें कि उनके पास जूता ना हो, हेलमेट ना हो, टोपी ना हो, काठी ना हो, लगाम ना हो, तो कितना मुश्किल रहा होगा। और इन सारी चीज़ों के आ जाने के बाद योद्धाओं को युद्ध लड़ना कितना आसान हुआ होगा। तो ये सारे तत्व जो है मध्य एशिया के सांस्कृतिक सम्मिलन का, समागम का ही परिणाम थे। हम थोड़ा सा भटक गए थे, हम देख लेते हैं मुख्य रूप से कि ये कौन कौन से शासकों ने शासन किया। कुषाण वंश के राजाओं की जहां तक बात है, तो कुषाण वंश के जो पहले राजा थे वो आपके कुजुल, क्या कहते हैं, कडफिसस, कुजुल कडफिसस थे। इनका समय 15 से लेकर के 65 एडी बताया जाता है। ये पहले शासक थे कुषाण वंशों के, कुजुल कडफिसस। इन्हें कडफिसस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, कडफिसस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है रोमन के तर्ज पे भारी मात्रा में तांबे के सिक्के चलवाए, रोमन के तर्ज पर भारी मात्रा में तांबे के सिक्के चलाए। और इनके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए जिसे कहते हैं विम कडफिसस। इन्हें जो है कुषाण वंशों का, कुषाण वंश का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, विम कडफिसस। कुजुल कडफिसस थे, कुजुल कडफिसस के बाद विम कडफिसस हुए। और इनका समय आप 65 से लेकर के 78 एडी, जहां से कि कनिष्क का समय शुरू होता है। तो ये इन्हें हम जो है कडफिसस द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये कुजुल कडफिसस कुषाण वंश के पहले राजा थे। और इनके बाद जो है हुए विम कडफिसस। विम कडफिसस, इन्हें कडफिसस फर्स्ट कहते हैं, इनको कडफिसस द्वितीय भी कहते हैं। इन्हीं के पुत्र थे विम कडफिसस। विम कडफिसस को जानिए कि इन्हें रियल फाउंडर ऑफ कुशाना डायनास्टी कहा जाता है। इन्हें जो है रियल फाउंडर ऑफ कुशाना डायनास्टी कहा जाता है, विम कडफिसस। ये पापा थे, इनके डैडी थे कनिष्का के। कनिष्क बड़े प्रसिद्ध शासक हुए हैं। 78 एडी से लेकर के 105 एडी तक इन्होंने शासन किया। तो ये ध्यान रखिएगा, कुजुल कडफिसस वाज फर्स्ट और रियल फाउंडर जो है विम कडफिसस थे। इन्हें कडफिसस फर्स्ट, इन्हें सेकंड कहते हैं। इनका समय 78 एडी था। इनके बेटे यानी कनिष्क के पापा थे विम कडफिसस। तो कनिष्क जो है 78 एडी से लेकर के 105 एडी तक रहे। कनिष्क आप सब जानते हैं कि कुषाण वंश के सबसे महान शासक हुए। कुषाणों ने, आपको मालूम होगा कि बड़े भारी संख्या में उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। कुषाणों ने सोने के सिक्के बड़े व्यापक तौर पे चलाए। और इसमें जो धातु की शुद्धता है
जो गोल्ड का जो परसेंटेज है वो गुप्तों के काल से भी अधिक है, गुप्तों से भी उत्कृष्ट किस्म के जो है इन्होंने सोने के सिक्के जलवाए। और कनिष्क की बात जहां तक है, अच्छा इनकी राजधानी पहली राजधानी इनकी पेशावर थी। पेशावर मैंने यही कह दिया पाकिस्तान में, इसका असली नाम क्या था? पुरुषपुर ये कुछ और नहीं है, ये आज का पाकिस्तान का जो पेशावर है यही पुरुषपुर है, ये पहली राजधानी थी। और दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। अगर हम मथुरा से मिले हुए सिक्कों को देखेंगे, अभिलेख को देखेंगे, वहां से जो मूर्तियां मिली हैं, संरचनाएं मिली हैं, वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि इनकी एक राजधानी मथुरा थी। मथुरा इनकी सेकेंड कैपिटल थी। तो कभी ध्यान रखिएगा, ये पुरुषपुर, कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा, ठीक। तो कनिष्क की बात हो रही थी। कनिष्क जो है, अच्छा कनिष्क ने पुरुषपुर में, पेशावर में एक बड़ा ही सुंदर जो विहार बनवाया है, इसे संघाराम विहार है, नाम है इसका, संघाराम विहार। दिमाग में रखिए, कभी आ जाए संघाराम विहार है, दे पुरुषपुर पेशावर कनिष्क के समय का निशान मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो कला की बात जहां तक कर रहा था कि कनिष्क जो है महान शासक थे। महान शासक होते हैं तो ये कला और साहित्य का संरक्षण तो करते ही करते हैं। इन्होंने कला और साहित्य का संरक्षण किया। और हाँ, एक जरूरी बात कि इन्होंने ये 78 में इन्होंने राज्यारोहण किया और इन्होंने शक सम्मत चलाया। और इनका जो शक सम्मत है, ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपनाया गया है आज। तो ये शक सम्मत है। पीछे हमने विक्रम सम्मत की चर्चा की थी। उज्जैन के एक राजा हुए थे, उन्होंने की शकों को खदेड़ा था, अकेले राजा थे, तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य तब से एक फैशन हो गया कि जो अपने आप को शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न समझता था, अलग राजा समझता था, महान समझता था, तो एक उपाधि हो गई, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता था। और बताया था कि इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य इस तरह से हुए हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उसमें सबसे महान थे। और ये भी चर्चा हुई थी कि ये 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ हिस्से में ये विक्रमादित्य की उपाधि जारी रही। तो ये विक्रम संवत की बात मैं कर रहा था कि जो उज्जैन के राजा ने जो शकों को खदेड़ा था, उस समय विक्रम संवत, ये 57 BC था, ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत ये 57 BC था। आज की बात करेंगे तो इतना जोड़ना पड़ेगा। और शक संवत जो है, जैसे इस समय शक संवत ये 78 AD है, ध्यान रखिएगा। ये विक्रम संवत जो उज्जैन के राजा ने शकों को खदेड़ के पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये विक्रम संवत 57 BC है, ईसा पूर्व है। और ये शक संवत हमारा जो है ये 78 AD है। यानी आज अगर 78 निकालेंगे तो आज जो है शक संवत कितना है? 1945 है। तो ये एक तो काम इनका ये था। दूसरा इनका काम ये था कि इन्होंने बौद्ध धर्म को बड़ा संरक्षण दिया। आप इन्हें द्वितीय अशोक कह सकते हैं। और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। और ये भी आप जानते होंगे कि इनके समय में जब हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, तो चतुर्थ संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में ही कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर कुंडल वन में। आपको याद होगा कि वहाँ चर्चा हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और अश्वघोष इस समिति के वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा। और यहीं पे आपको मालूम है कि कुंडल वन में ही जो है, अच्छा ये जो चौथी समिति थी, इन्होंने पार्श्व के कहने पे आहूत की थी। कभी अगर प्रश्न आता है कि कनिष्क ने चतुर्थ संगीति जो है, काउंसिल जो है, किसके कहने से आहूत कराई थी? तो ये पार्श्व हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके दरबार में दिखे रहे कि आप पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे। पता है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसी में ही महायान अभिनयान 2 फाड़ हुए थे। तो ये संक्षेप में बातें हैं। तो पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे इनके दरबार में इतने बड़े लोग थे। तो ये संक्षेप में बात हो गई कनिष्क की। और कहाँ कनिष्क के बाद बताया कि कनिष्क के बाद इनके हुविस्क हुए थे शायद, उसके बाद फिर और लास्ट याद रखिएगा वासुदेव दुदुती। कभी आता है कनिष्क वंश के अंतिम राजा थे तो कौन थे? ये वासुदेव दुदुती थे। वासुदेव सेकंड के बाद कनिष्क वंश का चैप्टर क्लोज। इतिहास दोहराया। ईसा की 3री शताब्दी में कुषाणों को
सिंधु के पश्चिम में अफगानिस्तान में कुशाणों को मार करके खदेड़ दिया गया और ये काम किया ईरानी मूल के, ईरानी ओरिजिन के ससैनियन या इसे इंडो ससैनियन भी कहते हैं। यानी इंडो ससैनियन और ससैनियन चाहे जो भी कहिए, इन्होंने क्या किया, कुशाणों को जो है, जो सिंधु के पश्चिम और अफगानिस्तान में कुशाणों को जो है मार भगाया और तीसरी सदी के मध्य में तक इन्होंने जो है सिंधु के जो निचले सिंधु का क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया और राज किया। करीब 100 सालों तक इनका, ससैनियों ने करीब 1 शताब्दी तक राज किया। और इसमें खास बात यह है कि इन्हीं ससैनियों ने ही सबसे पहले इंडस सिंधु के क्षेत्र में रहने वालों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द का प्रयोग, लेकिन ये धर्म के अर्थ में नहीं था, ध्यान देने की बात है, ये धर्म के अर्थ में नहीं था। ये सिंधु के जो आसपास रहने वाले लोग थे, सिंधु के लोगों के लिए हिंदू का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं ससैनियन शासकों ने किया। और यही नहीं, ससैनियन अभिलेख में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द, ये 262 एडी 262 एडी में ससैनियन अभिलेख जो मिलता है उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, जो कि आधुनिक काल में इधर और मुगल के समय में, मुगलों के काल में और अधिक समय में आप जानते होंगे हिंदुस्तान शब्द का खूब प्रयोग किया गया। ये पहली बार कभी आता है अगर एग्जाम में कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ, तो ये तीसरी शताब्दी में हुआ। तीसरी शताब्दी में, तीसरी सदी, ये ध्यान देने की बात है। तो ससैनियन शासकों ने जो है संक्षेप में इनके विषय में ये तीसरी शताब्दी के मध्य तक राज करते रहे और इन्होंने भारी मात्रा में सिक्के चलवाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान किया। संक्षेप में यही इनकी बात है। और अब हम पढ़ते हैं कि मध्य एशिया से संपर्कित सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए।